अब हम गति के द्वितीय नियम पर बात करते हैं। गति के द्वितीय नियम के अनुसार हम ये कहते हैं संवेग में परिवर्तन की दर, ध्यान रखेंगे जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझे। संवेग में परिवर्तन की दर p संवेग हो गया, में परिवर्तन हो गया और की दर अर्थात डेल टी हो गया। जब भी मैं दर की बात करूँगा तो नीचे में और जो है समय अवश्य होगा। तो संवेग में परिवर्तन की दर अर्थात डेल पी अपॉन डेल टी, इसका मान जो है वो निकाय पर आरोपित बल के अनुत्क्रमणानुपाती होगा। अर्थात किसी निकाय पर लगने वाला बल जो है वो संवेग में परिवर्तन की दर के अनुत्क्रमणानुपाती होता है। यदि मान लिया जाए हम ये कहते हैं कि संवेग को परिभाषित करना है तो उसमें द्रव्यमान और वेग चाहिए, बातों को ध्यान रखेंगे। संवेग को परिभाषित करने के लिए हमको द्रव्यमान चाहिए, वेग चाहिए और समय चाहिए और F, तब जाके हम P को परिभाषित कर पाएंगे। तो कुल मिला के हम जब इसका वर्णन करेंगे, गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप देखेंगे तो इनके बारे में बता देंगे हम। चलिए गणितीय रूप को समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो है v वेग से गतिशील है। अब उस पर जब F बल आरोपित किया जाता है तो डेल टी समय के पश्चात उसका जो वेग है वो स्वाभाविक तौर पे कुछ परिवर्तन होगा, इसके कारण उसके संवेग में भी परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार से हम लोग अगर न्यूटन के गति का द्वितीय नियम होता है उसको हम लोग F और समानुपाती डेल पी अपॉन डेल टी ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं समानुपाती का चिन्ह जब भी लगाऊंगा तो एक नियतांक लगाऊंगा K और ये हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल टी, ठीक है। और ये K का मान अनुपातिक नियतांक है जो मात्रक मापन की पद्धति और माध्यम पर निर्भर करता है, ये हमने बार बार देखा है। अगर K का मान 1 है ना, K का मान अगर हम लोग जो है वो 1 ले लें, K बराबर 1 ले लें, तो ऐसी स्थिति में F जो है वो डेल पी अपॉन डेल टी के बराबर होगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि जब भी हम अगर चाहें तो डेल पी अपॉन डेल टी को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं डी पी अपॉन डी टी, अगर डेल टी टेंस टू जीरो हो। ध्यान रखेंगे यदि डेल टी टेंस टू, इसको यहाँ नहीं लिखता हूँ, डेल टी टेंस टू जीरो हो तो ऐसी स्थिति में F इज इक्वल टू हम लोग डी पी अपॉन डी टी लिख सकते हैं, है ना। और आप पहले P की परिभाषा अर्थात P इज इक्वल टू आपने पढ़ा है M इंटू वी होता है, तो इस P के जगह अपन यहाँ रखेंगे तो F इज इक्वल टू हो जाएगा D बाई डी टी M इंटू वी, ठीक है। इस M को हम बाहर ले आएंगे तो ये M बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। और हमको मालूम है कि जो डी वी अपॉन डी टी होता है ये वेग में परिवर्तन की दर, और वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा m इंटू ए, अर्थात F इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू ए, ठीक है। F हो गया क्या, बल, m हो गया द्रव्यमान गुणित a हो गया त्वरण। तो बल की एक और परिभाषा हम बोल सकते हैं कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को वेग कहते हैं, यह भी हमारा एक नियम हो सकता है, ठीक है। तो यह 2-3 बातें हैं जो हमने और देखा। अब बल के संबंध में हम लोग थोड़ा सा देख लें कि बल जो होता है इसके 2 मात्रक हम लोग देख लें। एक निरपेक्ष मात्रक होता है, इस निरपेक्ष मात्रक में हम लोग सीजीएस पद्धति में बोलेंगे जो बल का मात्रक होता है वो होता है डाइन, बल का मात्रक डाइन होता है, ठीक है। तो हम अगर इसको परिभाषित करना चाहें तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए, F को हम डाइन कहा है, M ये हो जाएगा ग्राम और A ये हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या, त्वरण का मात्रक है, ये द्रव्यमान का मात्रक है, ये डाइन मात्रक है बल का, ठीक है। तो ये कौन सी पद्धति है, ये ध्यान रखेंगे सीजीएस पद्धति है, ठीक है। तो अगर हम लोग एक डाइन को परिभाषित करना चाहें तो सब में मैं एक एक एक, एक लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, बल का वह मान जो 1 ग्राम की द्रव्यमान की वस्तु पर लगाने से उस वस्तु में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड वर्ग का त्वरण उत्पन्न कर दे तो उस बल को हम लोग एक डाइन कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं एसआई पद्धति में। तो दूसरा जो है एसआई पद्धति हो गया।
एसआई पद्धति में इसका मात्रक जो है वो होता है न्यूटन। बल का पद्धति एसआई पद्धति में मात्रक हो जाएगा न्यूटन। तो फिर वही बात, न्यूटन बराबर हो जाएगा, ग्राम के जगह इसको लिख देंगे अपन किलोग्राम, और ए का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एसआई पद्धति में और जो उसका मात्रक होता है कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब मैं एक ये लिख देता हूँ। तो 1 न्यूटन बराबर क्या, तो हम ये कहते हैं 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगा वह बल जो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे उस निकाय पर, तो इस बल के परिमाण को हम 1 न्यूटन कहते हैं। ठीक है, अब 1 न्यूटन और 1 डाइन में कोई तो संबंध होगा, स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों बल के मात्रक हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं 1 न्यूटन बराबर, अब देखिए 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। और नीचे में तो सेकेंड का वर्ग ही है, दोनों में सेकेंड का वर्ग है, इसलिए कोई बात नहीं है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1000 गुणित 100 मतलब हो जाएगा ये 10 की घात 5 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और देखिए ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग डाइन लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, यहाँ लिख सकते हैं 10 की घात 5 डाइन। तो 1 न्यूटन का मान जो है वो 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। तो इसको विशेष तौर पे हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। गुरुत्वीय मात्रक, जो पहला मात्रक हमने निरपेक्ष मात्रक देखा है बल का, वैसे ही दूसरा गुरुत्वीय मात्रक है। गुरुत्वीय मात्रक जो है उसमें बल का जो गुरुत्वीय मात्रक होता है वो ग्राम भार या ग्राम बल दोनों बोल सकते हैं अपन, ग्राम बल या ग्राम भार। तो वहाँ पर एम ए के स्थान पर हमको एम जी लिखना पड़ता है। और गुरुत्वीय त्वरण का मान 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको हम लोग दोनों में बदल सकते हैं। जैसे सीजीएस पद्धति में लिखेंगे तो हम लोग ग्राम भार कहेंगे, और अगर हम लोग एसआई पद्धति में लिखेंगे तो उसको किलोग्राम भार कहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से दोनों पद्धतियों में हम लिख सकते हैं। तो ये मुख्य तौर पे जो 2 बातें हैं वह बल के संबंध में ध्यान रखने योग्य है। आप सभी भैया बहन अच्छे से अध्ययन करेंगे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस कालखंड में केवल इतना ही। सभी भैया बहनों को मेरा स्नेह।